बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्नलाइन प्रो। लर्नलाइन में खुश आमदीद। पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक्सेल क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं और फिर हम उसको सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके हम उसमें एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम देखेंगे फार्मूलाज को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ सर्च बार के अंदर टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL। तो यहाँ पर एक्सेल ऐप जो है आपके सामने आ जाएगी। आप उस पर क्लिक करके अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो डाटा शीट है उसको ओपन कर सकते हैं। मैंने पहले से ओपन करके रखी है। मैं यहाँ पर उसको क्लिक करके टास्क बार पे क्लिक करके मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का है। सबसे ऊपर यहाँ पर टाइटल बार है। टाइटल बार पे वही कंट्रोल बटन, 3 बटन है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर उसके नीचे फिर टैब्स हैं। टैब्स के नीचे रिबन, रिबन के अंदर फिर रिबन ग्रुप्स और उनके अंदर टूल्स पड़े हुए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहाँ पर नीचे रूलर्स थे, यहाँ पर रूलर्स नहीं है। यहाँ पर फार्मूला बार है, ये वाली, ये फार्मूला बार है। और उस यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है नेम बॉक्स। ये क्या है अभी हम थोड़ी देर में इसको समझते हैं। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, ये कॉलम हेडर है। और यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, ये रोज हेडर है, रो हेडर है। तो कॉलम हेडर और रो हेडर इस तरह हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जो उसके नीचे यहाँ पर स्टेटस बार है, यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ पर शीट्स के शीट 1 लिखा हुआ है, इसके साथ जमा का निशान है। तो ये शीट बार है यहाँ पर। उसके साथ ये स्लाइड है, वर्टिकल स्लाइड, यहाँ पर हॉरिजेंटल स्लाइड और यहाँ पर है वर्टिकल स्लाइड। उसके साथ नीचे यहाँ पर इसका स्टेटस बार है, जिसके ऊपर अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें 3 ऑप्शन है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, यानी लेआउट ऑप्शन है कि आपको किस तरह नज़र आए। यहाँ पर जूम इन और जूम आउट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि वर्कबुक कहते हैं। इस वर्कबुक के अंदर फिर ये जो स्प्रेडशीट हमें नज़र आ रही है, इसे शीट कहते हैं। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है शीट 1। जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स बनी होती हैं। किसी डॉक्यूमेंट, किसी एक्सेल के अंदर आपको एक नज़र आएगी, किसी में 3। तो ये एक नज़र आए या 3 नज़र आए, यहाँ से हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक्सेल जो है एक बहुत पावरफुल टूल है कैलकुलेशन के लिए। मैथ के सारे फार्मूलाज हैं, मैथ के अलावा और भी जितने स्टैट के हैं वो भी सारे मौजूद हैं। इसके अलावा लॉजिकल काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये बहुत जो है एक प्रोफेशनल इस पर काम हो सकता है। अगर कोई भी बंदा एज अ कैशियर किसी ऑफिस में काम कर रहा है और उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है तो उसको किसी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। कैशियर के अलावा अकाउंटेंट्स भी इसके ऊपर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सकते हैं, कैश फ्लो बना सकते हैं, पैटी कैश बना सकते हैं और जो फाइनेंशियल क्लोजिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर खाते बनाए जा सकते हैं मुख्तलिफ सप्लायर के, मुख्तलिफ कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के। यहाँ पर हम अकाउंट्स भी बना सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है ऑफिस के लिए। इसके अलावा हम जब फ्रीलांसिंग की दुनिया में भी अगर आएँ तो एक्सेल की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन। इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग भी अगर आप करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करते हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स का हिसाब किताब रखने के लिए भी एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेल में ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये कॉलम है और ये रोज़ है। और ये जो मैंने जिसको सिलेक्ट किया है इसे सेल कहते हैं। कॉलम कहते हैं खड़ी लाइन को और रो कहते हैं लेटी हुई लाइन को। खड़ी हुई और लेटी लाइन के यहाँ पर ये मिलती हैं और ये एक ब्लॉक बनता है, इसे सेल कहते हैं। यहाँ पर हर सेल का नाम होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप नेम बॉक्स में देखें तो G10 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है?
जी का मतलब है कॉलम का नाम और 10 का मतलब है रो का नंबर। तो इस तरह G10 जब भी बोला जाएगा तो किसी को भी आप कहें कि G10 में जाए तो वो फ़ौरन यहाँ पर पहुँच जाएगा इस सेल के अंदर। तो यहाँ पर हर सेल का अपना एक नाम है। ये नाम क्यों है इसको भी अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। इस सेल के यहाँ पर अगर आप देखें तो एक डार्ट सा बना हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये ब्लैक हो जाता है, ये प्लस का निशान ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करते हुए इसको इस तरह करता हूँ तो ये है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये यहाँ से ड्रैग हो गया। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ लर्न लाइन प्रो और इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं उसी तरह इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर देखें जितने सेल्स के अंदर मैंने इसको ड्रैग किया वो उतने सेल्स के अंदर कॉपी हो चुका है। तो इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप माउस। उसके अलावा अगर आप देखें तो नॉर्मल हालत के अंदर ये वाइट नज़र आ रहा है मुझे प्लस का निशान, ये है सिलेक्शन माउस। यहाँ से मैं इसको इसके मुख्तलिफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये जो मुख्तलिफ सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया इसको कहते हैं सेल रेंज। ये है हमारी सेल रेंज। यहाँ पर अगर आप देखें तो C3 से लेकर O और यहाँ पर नीचे 19 तक मैंने सेल रेंज सेलेक्ट किए। इसको अगर मैंने लिखना होगा सेल रेंज को तो मैं कुछ इस तरह लिखूँगा सेल रेंज। इसको मैं अगर इसी रेंज को जो मैंने सेलेक्ट की थी मैं दोबारा कर लेता हूँ तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो C5 और यहाँ पर P23 तो मैं कुछ इस तरह लिखूँगा C5 कॉलन और P23। इस रेंज को क्यों लिखते हैं ये भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम समझेंगे, लेकिन जैसे ही मैं C5 कॉलन P23 लिखूँगा तो जो भी एक्सेल को समझता है उसको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये C5 यहाँ से लेके और P23 यहाँ तक की बात कर रहा है, इस टेबल की बात कर रहा है। तो ये है सेल रेंज। तो ये सिलेक्शन माउस है और ये जो ब्लैक आता है ये ड्रैग एंड ड्रॉप माउस है। इसके अलावा भी एक माउस बनता है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप देखें मैं इसके बॉर्डर पे अपर बॉर्डर के ऊपर जैसे माउस लेके आया तो ये एरो वाला प्लस का निशान बन गया। इसे कहते हैं मूव माउस। इससे हम इस टेक्स्ट को किसी और सेल में मूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो मैं इसको वापस यहाँ पर मूव करता हूँ, यहाँ से इसको ऊपर मूव करता हूँ, इसको नीचे मूव करता हूँ। अच्छा, इस मूव से आप पूरी रो को भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इस रो को सिलेक्ट किया तो इस रो को मैं ऊपर ले गया और इस पूरी रो को मैं नीचे ले आया। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरी रो को मैं यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर इसको बैक कर देता हूँ। इसी तरह कॉलम को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने कॉलम हेडर पे जाके जैसे ही क्लिक किया तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरह मूव कर सकता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। मैं टेक्स्ट वाले को मूव करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। ये देखें यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया। तो इससे कहते हैं मूव माउस। तो हमने 3 किस्म के माउस देखे। माउस के ये आइकन देखे, यहाँ पर देखें सिलेक्शन, और ये जो ब्लैक होता है ये ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसके अलावा ये जो एरो वाला बनता है ये मूव माउस। अच्छा, एक्सेल के अंदर एक बड़ी खूबी ये है कि ये सीरीज़ को पहचानता है। मसलन मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, यहाँ पर लिखता हूँ 2 और इसको मैं इस तरह ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर देखें 3 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह ये गिनती को कंटिन्यू कर देगा। इसी तरह मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ सैटरडे, इसी तरह संडे, यहाँ पर मैं नेक्स्ट जो है इसको ड्रैग करता हूँ। यहाँ पर देखें तो मंडे, ट्यूसडे और फिर इसी तरह ऑनवर्ड चल रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैन, यहाँ पर लिखता हूँ फैब और इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो आपके ख्याल में तीसरे सेल में क्या आएगा? अगले महीने का नाम यानी मार्च आ जाएगा। तो इस तरह ये महीनों के नाम भी इसने खुद से टाइप कर दी। अच्छा, ये सीरीज़ को ज़रूरी नहीं कि इसी तरह पहचाने। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ जैन, फैब को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्च। अब इसको मैं ड्रैग करके देखता हूँ दोनों को, तो तीसरे सेल के अंदर क्या आएगा? ये भी एक महीने को छोड़ेगा और उससे अगले महीने का नाम लिख देगा। ये देखें, जैन, फैब को छोड़ दिया, मार्च
मार्च के बाद अप्रैल को छोड़ दिया मई, मई के बाद जून को छोड़ दिया और जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त को छोड़ के सितंबर। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर अकाउंटिंग में भी लिखता हूँ 1 3, तो आपके ख्याल में तीसरे सेल के अंदर क्या आएगा? 1 3 5, यानी इसे सारे जो 8 उसके फिगर हैं वो यहाँ पर लिख देगा 1 3 5 7 9। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 11, यहाँ पर लिखता हूँ 22, तो इसको पता है तीसरे सेल में क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो इसको पता है तीसरे सेल में क्या आएगा। तो कोई भी यहाँ पर मैथ की कैलकुलेशन आप इस तरह भी ड्रैग करके भी कर सकते हैं, जिसका जो एक सीरीज़ के अंदर हो, जिसका सीक्वेंस हो। तो ये सीक्वेंस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से ये तीसरे कॉलम की प्रोडक्शन करके उसमें फिर जो है कोई भी डाटा इंसर्ट कर देता है। तो ये एक्सेल की बड़ी अच्छी खूबी है कि ये सीरीज़ को रिकग्नाइज करता है। मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ, सीरीज रिकग्नाइजेशन। ये सीरीज रिकग्नाइजेशन करता है। हमने अभी तक माउस की कुछ देखी हालतें देखी, माउस पोजीशंस या माउस आइकन्स हमने पढ़े, और उसके अलावा हमने इसकी सीरीज रिकग्नाइजेशन को देखा। यहाँ पर अगर हम इसके टैब के अंदर होम के अंदर बात करें तो ये जो टूल है मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पर फॉन्ट है, फॉन्ट साइज़ है, ग्रो करना, श्रिंक करना, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर यानी सेल का कलर, यहाँ पर सेल का बॉर्डर है। हमने टेबल के अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी पढ़ी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये सारी चीज़ों का आपको पहले से पता है। अगर आप कोर्स प्रॉपर कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता है। उसके अलावा यहाँ पर सेल की अलाइनमेंट है, ये वही 9 किस्म की अलाइनमेंट है जो हमने टेबल के अंदर पढ़ी थी, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। और यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट है, टॉप, सेंटर और बॉटम। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ टेक्स्ट की ओरिएंटेशन है, ये भी हमने टेबल प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पर देखें तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज जो है इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। चूँकि यहाँ पर इंडेंट नहीं है तो हम इसको इसकी मदद से जो है इंडेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इंक्रीज़ और यहाँ से डिक्रीज़ करती है, यानी एक सेल के अंदर अगर मैं टेक्स्ट को हल्का सा आगे लेके जाना चाहता हूँ या हल्का सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रैप टेक्स्ट है। ये रैप टेक्स्ट क्या है? ये भी सेल के अंदर टेक्स्ट को रैप, अगर अभी आप देखें तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये टेक्स्ट से अपने सेल से बाहर निकल रहा है। अगर मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ तो ये अब सेल से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये है रैप टेक्स्ट। यहाँ पर देखें तो मिड जेन सेंटर है। मिड जेन सेंटर का क्या मतलब है कि ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर 2 सेल्स के ऊपर इस तरह ही चाहिए, मैं इसे रैप नहीं कर सकता। तो इसके नीचे 2 कॉलम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ वीक डे नेम, तो अब मैंने ये जो हेडिंग दी है ये इन सारे नामों के ऊपर आएगी। तो इसको इन सारे नामों के ऊपर लाने के लिए मैं यहाँ से ये सारे सेल सेलेक्ट करूँगा, इसको कर दूँगा मिड सेंटर। तो अब आप देखें ये ऊपर एक ही सेल बन गया और नीचे ये बाकी सारे सेल बन। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल में हम बहुत सारे सेल्स को मिर्ज करते थे या फिर उनको सिपरेट करते थे, तो यहाँ से हम इसको मिर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ये जो चीज़ है ये बड़ी काम की चीज़ है, ये पढ़ने वाली है कि ये इस सेल की प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी है। इस सेल के अंदर हम पहले से बता दें उसको कि डाटा की टाइप क्या। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डाटा की क्या टाइप है, ये काउंटिंग है, गिनती है, यानी ये नंबर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डाटा की टाइप क्या है, टेक्स्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी टेक्स्ट है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये टाइप करता हूँ 01 और 05 और 2023, तो ये क्या है डाटा की टाइप, ये डेट है। तो एक्सेल के अंदर डाटा की टाइप को यहाँ पर डिफ़ाइन करना ज़रूरी इसलिए होता है कि हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं, तो जब उसको डाटा की टाइप का पता होगा तो वो कैलकुलेशन एक्यूरेटली करेगा। तो यहाँ पर अगर हम डाटा टाइप में की बात करें तो सबसे पहले जर्नल है,
यानी अगर हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको जनरल ही रहने देंगे। लेकिन अगर हम हमारे पास ये नंबर है तो हम उसको, और उस पर कैलकुलेशन हमने अप्लाई करनी है तो हम उसका जो डाटा टाइप है उसको नंबर कर देंगे। यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट है करेंसी। अगर हमने यहाँ पर कोई करेंसी लिखनी है, यानी हम यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हैं, किसी चीज़ की कोई प्राइस लिख रहे हैं और इसको फिर हम इस तरह टाइप करते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ कोई आइकन नहीं आ रहा करेंसी का, तो यहाँ पर जाके जैसे ही हम इसकी टाइप को चेंज करेंगे करेंसी, तो आप देखें यहाँ पर डॉलर आ चुका है। इस करेंसी के आइकन को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो दुनिया की सारी करेंसीज़ के आइकन यहाँ पर अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, इंडियन रुपीज़ के अंदर भी मैं इसको ला सकता हूँ। तो यहाँ पर दुनिया की सारी करेंसीज़ के हमें आइकन मिल जाते हैं, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर अकाउंटिंग है, यानी अगर आपने उस पर, आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर जो है सारे ये डॉट के बाद जो डेसिमल होते हैं उसका भी हिसाब होता है, क्योंकि वो अकाउंटिंग है तो इसलिए हम उसको फिर यहाँ से टाइप को अकाउंटिंग कर लेते हैं, तो फिर वो उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। उसके नीचे अगर हम देखें तो शार्ट डेट है। अगर मैं इसको शार्ट डेट यहाँ पे कर देता हूँ शार्ट डेट, तो इस पर बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इसे लॉन्ग डेट करता हूँ तो अब आप देखें उस डेट को इसने कन्वर्ट कर दिया, थर्सडे जनवरी 5/23। तो इस तरह मैं किसी भी डेट का डे भी मालूम कर सकता हूँ एक्सेल के अंदर, और उसका नंबर भी मालूम कर सकता हूँ। अगर मैं इसको नंबर फॉर्मेट के अंदर कर देता हूँ तो आप ये देखें ये एक नंबर आ गया और अब ये डेट नज़र नहीं आ रही, और दोबारा से मैं इसे अगर शॉर्ट डेट में करता हूँ तो ये दोबारा से डेट बन जाएगी। तो ये है डेटा टाइप। और एक बात और जहन में रखें कि जब हम किसी भी सेल की यहाँ से जाके डाटा टाइप डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम उसमें वैल्यू डिलीट भी कर दें तो उसकी जो डाटा टाइप है वो वही रहती है। यहाँ पर अगर मैं दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करूँ तो आप देखें यहाँ पर डेट है। अब मैं यहाँ पर अगर कोई नंबर टाइप करता हूँ इस तरह, तो वो नंबर टाइप नहीं होगा बल्कि डेट आएगी। तो आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपको इसका पता नहीं, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाएं और उसको नंबर कर दें तो आपको नंबर नज़र आ जाएगा। और अगर आप डेट टाइप कर रहे हैं इस तरह, इसका फॉर्मेट नंबर है और इसके अंदर अगर आप डेट टाइप कर रहे हैं, मसलन मैं लिख रहा हूँ 02/2025 और इंटर करता हूँ, तो अब आप देखें यहाँ पर नंबर नज़र आ रहा है। तो इस सूरत में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे जाके उसकी डाटा टाइप को शॉर्ट डेट कर देना है, तो आपको वो डेट के अंदर जो है नज़र आ जाएगा। उसके बाद नीचे हम अगर आप देखें तो इस टाइप के अंदर टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है और साइंटिफिक जो है वो है। मोर नंबर फॉर्मेट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो को हम बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपके जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि डाटा टाइप है और यहाँ से हमें उसको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें तो ये करेंसी के कुछ आइकन है, यहाँ पर परसेंटेज है। अगर मैं इसी को परसेंटेज में लाना चाहता हूँ तो इस तरह भी कर सकता हूँ। ये परसेंटेज यहाँ पर देखें तो ये कॉमा स्टाइल यानी ये नंबर फॉर्मेट है, यहाँ से कॉमा स्टाइल नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल जो है इंक्रीज डेसिमल यानी डॉट के बाद जो पॉइंट्स हैं उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अभी आप देखें तो सिफरें बढ़ रही हैं, यहाँ से सिफरें कम हो जाती हैं, तो यहाँ से जाके हम उसकी सिफरों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये एक पूरा टॉपिक है, इसमें हम डिटेल के साथ बात करेंगे। फॉर्मेट एज टेबल, ये जस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह कोई भी आप रेंज सेलेक्ट कर लें उसको फॉर्मेट एज टेबल कर दें तो वो इस डिज़ाइन के अंदर आप उसको ला सकते हैं ये। और उसके बाद फिर हम इस पे मज़ीद भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसके एरिए को कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ये देखें तो ये एक टेबल बन जाता है। तो मैं इसको फ़िलहाल Ctrl+C की मदद से इसको ख़त्म कर देता हूँ। सेल स्टाइल के अंदर अगर हम देखें तो ये सेल के मुख्तलिफ स्टाइल प्रीपेड बने बनाए जो हैं प्री सेट्स हैं, जिनमें से हम जाके कोई भी सेट एक सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस तरह का डिज़ाइन उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट और डिलीट, इंसर्ट रोज और डिलीट, इंसर्ट कॉलम्स और इंसर्ट सेल्स और इंसर्ट शीट।
यहाँ पर इंसर्ट शीट की मदद से मैं इसमें शीट इंसर्ट कर सकता हूँ। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। यहाँ पर क्लिक करने से भी मैं इसके अंदर शीट को इंसर्ट कर सकता हूँ। अब आप देखें तो 1 2 3 शीट्स, मैं एक और क्लिक करता हूँ 4 शीट्स। इसी तरह राइट क्लिक करके मैं इस शीट को डिलीट भी कर सकता हूँ, और यहाँ डिलीट के बटन से भी डिलीट शीट को प्रेस करते हुए मैं शीट को डिलीट कर सकता हूँ। इंसर्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैंने इतनी रोज़ को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जाके मैं इसे कहता हूँ इंसर्ट शीट रोज़, तो उतनी रोज़ ही वो इंसर्ट कर देगा। मैं इसको कंट्रोल सी की मदद से अंडू कर देता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है और इंसर्ट रो करता हूँ तो एक रो जो है उस सेल के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह इंसर्ट कॉलम करता हूँ। सेल की सूरत में मैं दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉलम को भी और रोज़ को भी। लेकिन अगर मैं यहाँ से रो को सिलेक्ट करूँगा तो फिर मैं कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकता, मैं रोज़ को ही इंसर्ट कर सकता हूँ। और अगर मैंने कॉलम हेडर से कॉलम को सिलेक्ट किया है तो फिर मैं रो इंसर्ट नहीं कर सकता, बल्कि मैं कॉलम ही इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो एक कॉलम जो है उसकी लेफ़्ट साइड पे ऐड हो चुका है। इसी तरह मैं इन कॉलम्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें तो डिलीट रो का ऑप्शन जो है वो डल है, वो इसलिए कि मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। तो डिलीट शीट कॉलम में कर सकता हूँ, तो इससे कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर मैंने सेल सेलेक्ट किया तो दोनों ऑप्शन मेरे पास आएंगे कि मैंने कॉलम डिलीट करना है या फिर रो को डिलीट करना है, और इवन कि मैं उसमें से सेल भी डिलीट कर सकता हूँ। सेल डिलीट करने की सूरत में मैं उसे मूव करूँगा लेफ़्ट, अप या राइट। यहाँ से मैं सेल को डिलीट करता हूँ तो आप देखें मेरे पास ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। शिफ्ट सेल लेफ़्ट, यानी इस सेल को लेफ़्ट मूव कर देना है। शिफ्ट सेल अप, या इसे ऊपर मूव कर देना है। शिफ्ट इंटायर रो को डिलीट करना है या फिर इंटायर कॉलम को डिलीट करना है। तो यहाँ से भी मैं पूरी कॉलम और रो को डिलीट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ गया है। ये भी बहुत अच्छा टूल है, इसको भी समझना ज़रूरी है, और ये बेसिक में आता है। यानी ये सारे जितनी रोज़ मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं, अगर मैं इनकी हाइट इक्वल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके रो हाइट को इक्वल कर सकता हूँ। यहाँ पर नॉर्मल जो रो हाइट होती है, जो हम एक A4 प्रिंट पेज के ऊपर प्रिंट लेते हैं, वो 25 होती है, तो मैं इसे 25 कर देता हूँ। तो अब आप देखें उस रेंज की, उस सिलेक्शन की जो हाइट है वो बढ़ गई है, रो हाइट। इसी तरह मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ को भी सेट कर सकता हूँ। मैंने अगर इतने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पे जाके मैं कॉलम विड्थ को सेट करता हूँ, मैं 4 पे रखता हूँ, तो अब आप देखें सारे कॉलम की विड्थ जो है सिलेक्शन की, सेलेक्ट किए हुए सारे कॉलम्स की विड्थ 4 हो गई। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि ऑटो रो हाइट, और ऑटो फिट रो हाइट का मतलब यह है कि जितना उसमें टेक्स्ट है उसके मुताबिक उसको ऑटो कर दे। ये तो अब ये रो हाइट के मुताबिक, जो टेक्स्ट की हाइट है उसके मुताबिक रो की हाइट हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं करता हूँ, यहाँ पर देखें तो ये टेक्स्ट के अंदर वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि ये इसकी चौड़ाई कम है और टेक्स्ट की वैल्यू विड्थ जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जाके अगर मैं ऐसे करता हूँ ऑटो कॉलम विड्थ, तो आप देखें इसको वो एडजस्ट कर देगा और हमें खुद से अमाउंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम ऑटो रो हाइट भी कर सकते हैं और ऑटो कॉलम विड्थ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो विजिबिलिटी आती है, हाइड करना और अनहाइड करना। हाइड और अनहाइड वाला टॉपिक हम अगले लेक्चर में रखते हैं, इसको भी डिटेल के साथ समझने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ऑर्गेनाइज शीट के अंदर हम किसी भी शीट को रीनेम कर सकते हैं। मसलन इस शीट के अंदर मैंने अगर किसी ख़ास सप्लायर का खाता बनाया हुआ है या कोई ख़ास चीज़ रखी, तो मैं इसे रीनेम करके यहाँ पर लिख सकता हूँ। मसलन मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड रखा है मार्च का, मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर सकता हूँ मार्च 23। और इसी तरह मैं इसको, इस शीट को यहाँ पर जाके मूव और कॉपी भी कर सकता हूँ। मूव और कॉपी कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं इसको पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर देगा ऑप्शन। अगर मैं तो इसको सिलेक्ट नहीं करता तो आप देखें मूव और कॉपी दोनों ऑप्शन है। अगर मैं इसे सिलेक्ट नहीं करता क्रिएट ए कॉपी, तो फिर ये मूव हो जाएगा। मुझे कहाँ पर मूव करना है, अभी आप देखें तो टू बुक, अभी मेरी बुक 1 एक ओपन है। अगर कोई और भी बुक ओपन है, जैसे ये मेरी दूसरी एक बुक ओपन है, इसके अंदर मैं अगर कॉपी करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं इसे नई बुक के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ पर न्यू बुक के अंदर इसे कर लूँगा, और अभी मैं अगर इस पर टिक नहीं लगाता तो ये यहाँ से मूव हो जाएगा।
यहाँ से मूव होने का मतलब ये है कि यहाँ से ये शीट ख़त्म हो जाएगी और नई बुक के अंदर आ जाएगी। और अगर मैं इसे टिक करता हूँ तो ये यहाँ पर भी रहेगी और नई शीट के नई वर्क बुक के अंदर भी हमें ये नज़र आएगी। तो यहाँ पर देखें बुक नंबर 2 उसके अंदर भी हमें ये नज़र आ रही है और बुक नंबर 1 उसके अंदर भी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि हमने इसे कॉपी किया। उसके बाद यहाँ पर देखें अगर तो यहाँ पर टैब कलर आ रहे हैं, यहाँ से भी हम जाके टैब कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। टैब कलर का मतलब यह है कि इस शीट का ये जो टैब नज़र आ रहा है उसका कलर हमने कौन सा देना है। यहाँ पर जाकर मैं इसका रेड कर देता हूँ, तो इस टैब का कलर रेड है और इसका कलर ये है, ये कैमल कलर है और ये रेड है। यहाँ पे जाके भी हम इसको सेट कर सकते हैं किसी भी टैब के कलर को। यहाँ पर देखें तो प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल, इस पे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इस पर बात करेंगे। यहाँ पर ऑटो सम और फिल है, क्लियर है, सॉर्ट, फाइंड एंड सेलेक्ट और एनालाइज डेटा, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन किया, उसके अलावा हमने माउस या आइकन पढ़े, उसके सीरियलाइज जो सीरीज़ रिकग्नाइजेशन है उसको देखा। उसके बाद हमने कुछ इसके फॉर्मेट को देखा कि रो हाइट और जो कॉलम विड्थ है उसको किस तरह सेट करते हैं, इसमें रोज़ को किस तरह इंसर्ट करते हैं, कॉलम को किस तरह डिलीट करते हैं, शीट्स किस तरह इंसर्ट करते हैं, शीट को डिलीट किस तरह। तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।